अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स। रिसेंटली जैसे हमने देखा है कि IS 1 में चेंजेस आई हैं इसके हवाले से कि लोन्स की क्लासिफिकेशन जो है वो क्या करनी है, करंट लायबिलिटी में इसको जो है इंक्लूड करना है या नॉन करंट लायबिलिटी में। तो आपको आइडिया हो या ना हो, आप जाके देख सकते हैं इस 1 में। उसमें रिसेंटली चेंजेस आई हैं इसके हवाले से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो चेंजेस क्या हैं और उसका जो है इफ़ेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा किन जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सिर्फ लोन्स में जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स में चेंजेस आई हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। बाकी लाइबिलिटीज़ जैसे एक्रूड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स हो गया और सेल्स टैक्स पेबल और जो भी मतलब अदर लाइबिलिटीज़ हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही उसमें कोई चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्लासिफिकेशन सिर्फ जो है हम डिस्कस करेंगे लोन्स के लिए, लोन्स अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, जो भी कंपनी ने लोन्स लिए होते हैं लेंडर से, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो लोन्स हो या शॉर्ट टर्म लोन्स हो, तो ये जो है आज के टॉपिक में हम सिर्फ उन लोन्स को डिस्कस करेंगे, उन लोन्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। आई होप इसका आइडिया तो सभी को होगा कि जब लोन जो है वो स्केड्यूल्ड हो कि हमने रीपे करना है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज करंट लायबिलिटी। और अगर लोन जो है वो रीपे करना हो कंपनी ने आफ्टर 12 मंथ्स, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये वैसे बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसका आई होप सबको आइडिया ऑलरेडी होगा, लेकिन जो चेंजेस आई हैं तो वो जो हैं आगे स्लाइड्स में अभी आएंगी, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि लोन, इफ़ लोन टू बी रीपेड विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। अगर लोन जो है नेक्स्ट 12 मंथ में हमने रीपे करना है, तो उस केस में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। उस केस में हमने देखना है कि जो है एंटिटी के पास कोई राइट मौजूद है कि वो इसको रोल ओवर कर सकती है फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। इफ अगर इस तरह का कोई कंपनी के पास राइट मौजूद है रोल ओवर करने का, तो जो है कंपनी उसको जो है ये क्लासिफाई कर सकती है एज नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि वो आगे नेक्स्ट 12 मंथ के लिए रोल फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें हम उनके जो है वो भी पूछ सकते हैं कि उनके जो है मतलब इंटेंशन क्या है लोन रीपे करने की। अगर वो रोल फॉरवर्ड ही कराना चाहेंगे तो जैसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म हम देखते हैं। इसलिए जो है अगर वो पहले ही अगर सेटल करना चाहते हैं तो उस केस में फिर करंट लायबिलिटी में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो है पूरी इंटेंशन हो उनकी कि हम रोल फॉरवर्ड करेंगे और रोल फॉरवर्ड का राइट भी मौजूद है उनके पास, तो उस केस में हम इसको डिस्क्लोज करें, ये क्लासिफाई करेंगे एज नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और दूसरी साइड पे हम अगर कंपनी के पास जो है ऐसा कोई राइट मौजूद नहीं है कि वो इसको रोल फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन लोन्स की जो मेचोरिटी है वो नेक्स्ट 12 मंथ में आ रही है, तो उस केस में फिर हमें इसको करंट लायबिलिटी ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि इन केस लोन टू बी रीपेड आफ्टर 12 मंथ, अगर 12 मंथ्स के बाद अगर पे करना है, तो उस केस में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। उस केस में हमने देखनी है कि लेंडर के पास जो है वो राइट टू डिमांड रीपेमेंट ऑफ लोन है या नहीं है। उस वो हमारे जो है एग्रीमेंट में इनका जो कंपनी का लेंडर के साथ ऑलरेडी डिसाइडेड हुआ होगा कि जो भी एग्रीमेंट में क्लॉज वगैरह होंगे उसमें हम देखेंगे। अगर लेंडर के पास ऐसा कोई राइट है कि वो डिमांड पे रीपेमेंट करवा सकता है, कर सकता है, उसके पास राइट है, तो उस केस में हमने फॉर एग्जांपल 4 इयर्स का लोन है और लेंडर के पास राइट है कि वो किसी भी टाइम पे डिमांड कर सकती हैं लोन की रीपेमेंट। तो उस केस में हमें नहीं पता कि वो जो है फर्स्ट ईयर में पहले साल में डिमांड करेगा, दूसरे साल में डिमांड करेगा, तीसरे में या चौथे साल में डिमांड करेगा। तो इस केस में फिर हमें इसको करंट लायबिलिटी ही क्लासिफाई करना पड़ेगा। फिर हमने जो है कंपनी की इंटेंशन को नहीं देखनी, लेंडर की इंटेंशन का जो है हमें पता नहीं होता कि वो कब जो है डिमांड कर सकता है। तो इस केस में हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, इसको हमने फिर करंट लायबिलिटी ही रिकॉर्ड जो है क्लासिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो लोन 4 ईयर के बाद ही क्यों ना मेच्योर हो रहा हो। और दूसरी साइड पे अगर लेंडर के पास ऐसा कोई राइट मौजूद नहीं है और लोन्स जो हैं वो स्केड्यूल है टू बी रीपेड आफ्टर 12 मंथ, तो उसको फिर हम नॉन करंट लायबिलिटी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि लोन टू बी रीपेड आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ।
but is the entity required to comply with a covenant on or before the end of the reporting period? अच्छा, अब अक्सर जो लेंडर जो हैं वो कंपनी को अगर कोई लोन देते भी हैं तो उनकी एग्रीमेंट में लोन कवनेंट्स भी होते हैं। अब लोन कवनेंट्स क्या होते हैं? लोन कवनेंट्स वो होते हैं कि लेंडर जो है वो अपनी तरफ से कोई कंडीशंस जो है वो लगा देता है। फॉर एग्जांपल लेंडर जो है वो ये कंडीशन लगा सकता है कि आपकी करंट रेशियो जो है वो 1:1 ही होनी चाहिए या 2:1 जो है वो होनी चाहिए हर रिपोर्टिंग जो है रिपोर्टिंग डेट पर। तो उस केस में हमने कंडीशन जो है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने कंडीशन देखनी होगी कि कंपनी ने जो है वो कंडीशन मीट की है या नहीं की। अब इस तरह की कोई कंडीशन अगर मौजूद है, बेशक लोन जो है वो स्केड्यूल है रीपे करने के लिए आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ, लेकिन इस तरह के कोई कवनेंट मौजूद है जो कंपनी ने जो है कंप्लाई करनी थी रिपोर्टिंग डेट से पहले या रिपोर्टिंग डेट पर, तो वो जो है हमने देखने फिर पड़ेंगे कि कंपनी ने वो कंप्लाई किए हैं या नहीं। अगर कंप्लाई नहीं किया हुआ तो इसका मतलब कि अब जो है वो लेंडर डिमांड कर सकता है रीपेमेंट की, क्योंकि वो कंपनी ने जो है वो उनके लोन कवनेंट जो है वो कंप्लाई नहीं किया। तो उस केस में फिर लेंडर डिमांड कर सकते हैं, तो उस केस में फिर हम उसको डायरेक्ट जो है करंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे, बेशक वो 12 महीने बाद हमने रीपे करना हो। लेकिन उसको जो है अगर कंपनी ने कवनेंट फॉलो नहीं किया, उस पर कंप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब लेंडर जो है वो किसी भी टाइम डिमांड कर सकता है, क्योंकि फॉलो नहीं किया उसने कवनेंट्स को। तो उस केस में इसीलिए हम इसको करंट लायबिलिटी क्लासीफाई कर देंगे। और दूसरी केस में अगर उसने कंपनी ने कंप्लाई कर लिया तो ऑब्वियसली फिर तो जो है एग्रीमेंट के मुताबिक लेंडर वो डिमांड नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको फिर हम नॉन करंट लायबिलिटी ही रहने देंगे। ठीक है। दूसरी साइड पे एंटिटी नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद अ कवनेंट, अगर लोन स्केड्यूल है टू बी रीपेड आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ और ऐसे कोई लोन कवनेंट्स भी नहीं है, तो उस केस में ऑब्वियसली हम फिर इसको नॉन करंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल में। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें एक और चीज़ आ गई है कि जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कंपनी ने रिपोर्टिंग डेट पर कंप्लाई नहीं किया तो लोन कवनेंट्स पर, तो उस केस में हमें इसको डिस्क्लोज करना होगा एज करंट लायबिलिटी। लेकिन उसके बाद भी हमें एक चीज़ देखनी होगी, क्या पता ऐसी भी कंडीशन, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि लेंडर जो है वो वेव ऑफ कर दे कि खैर आपने जो है मतलब नॉन कंप्लाइंस की है, लेकिन चलो हम आपकी ये गलती माफ़ कर देते हैं और जो है आप बेशक लोन जो है वो आफ्टर 12 मंथ दे दें। तो अगर लेंडर ने ही ये एग्री कर लिया कि या वेव ऑफ दे दिया है कंपनी को, तो उस केस में हमें तो पता है कि अभी कंफर्म हो गया कि अभी नेक्स्ट 12 मंथ के बाद ही रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो उस केस में फिर हम इसको नॉन करंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है। दूसरा एक तो वेव ऑफ होता है जो लेंडर प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा सिनेरियो होता है कि लेंडर जो है वो कहता है कि वेव ऑफ तो मैं नहीं कर सकता कम्प्लीटली, लेकिन आप इस तरह कर दें कि आपको एक ग्रेस पीरियड में दे देता हूँ, एटलीस्ट 12 मंथ का होना चाहिए वो ग्रेस पीरियड में दे देता हूँ, और जो है आप उस ग्रेस पीरियड में लोन कवनेंट जो आपने नॉन कंप्लायंस की है तो उस पर जो है वो आप उस पर काम करें और उसको जो है ठीक करें उस नॉन कंप्लायंस को। तो अगर कंपनी को अगर वो ग्रेस पीरियड दे देते हैं फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग डेट पे हमारे पास अगले 12 मंथ्स भी हैं जिसके अंदर हमें रीपेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 मंथ के बाद ही रीपेमेंट करेंगे, क्योंकि वो 12 मंथ्स हमारा ग्रेस पीरियड है। तो उस केस में फिर हमें इसको नॉन करंट लायबिलिटी ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक ये वेवर जो है वो लेंडर प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो है वो क्या कर सकता है, ये ग्रेस पीरियड प्रोवाइड कर सकता है। तो दोनों सिनेरियो हमने देखने होंगे और उसके मुताबिक फिर हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट जी, ये आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं हमारे पास जो है, मैंने जैसे बताया आपको कि किस केस में हमने क्लासिफिकेशन लोन की करंट करनी है और कब जो है हमने इसको क्लासिफाई करना है नॉन करंट लायबिलिटी में। तो वो जो है आपको समराइज फॉर्म में इस फ्लो चार्ट में देखने को मिल सकती है। अगर स्क्रीन बहुत छोटी है तो इसका मैं लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फाइल का, तो आप ये फ़ाइल अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे और आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि कब जो है हमने क्लासिफिकेशन करनी है नॉन करंट और कब हमने लोन को क्लासिफाई करना है एज करंट लायबिलिटी। ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।